तो चलिए जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्पेशल सिचुएशंस इन डी रिकॉग्निशन के बारे में। इसकी चर्चा करने से पहले एक छोटा सा थ्योरी का पॉइंट है। इसके ए पार्ट में स्टार्टिंग में आपने देखा था कि कुछ थ्योरी थी, उसी से रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट है जिसको हम समझ लेते हैं फटाफट। तो क्या है वो पॉइंट? लास्ट क्लास में हमने एक बात करी थी कि आप पूरा लोन भी बेच सकते हो, नहीं तो आप उसके टुकड़े भी बेच सकते हो। जैसे कि आपने सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट स्ट्रिप को बेच दिया या फिर सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल स्ट्रिप को बेच दिया। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट स्ट्रिप या सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल स्ट्रिप को बेचते हो तो उसे आप कहते हो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड कैश फ्लोज। थ्योरी का पॉइंट है। तो जब भी आप सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट स्ट्रिप मतलब जो इंटरेस्ट के कैश फ्लोज हैं आपने वो सेल कर दी, या फिर पूरा का पूरा प्रिंसिपल स्ट्रिप बेच दिया, जो प्रिंसिपल का राइट है आपका वो आपने किसी और को ट्रांसफर कर दिया। तो आप जब सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट स्ट्रिप ट्रांसफर करते हो या फिर प्रिंसिपल स्ट्रिप ट्रांसफर करते हो तो आप उसे क्या कहते हैं? स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड कैश फ्लोज। इसी में ही दूसरी बात आती है कि जो आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल है, आपने इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल का 25% हिस्सा बेच दिया। इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल का 25% हिस्सा बेच दिया मतलब ट्रांसफर कर दिया। तो प्रोपोर्शनेटली ट्रांसफर करें तो इसको आप कहते हो प्रोपोर्शनेट फाइनेंशियल एसेट। जब आप दोनों को मिला के उसका 25% हिस्सा बेच देते हो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का, तो आप उसे कहते हो प्रोपोर्शनेट फाइनेंशियल एसेट। और इसमें तीसरी बात आती है, जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि इंटरेस्ट स्ट्रिप का हमने पूरा का पूरा इंटरेस्ट स्ट्रिप बेच दिया था, बट अगर मैं इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट स्ट्रिप का ही 25% हिस्सा बेच देता हूँ तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रोपोर्शनेट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड कैश फ्लोज। अगर पूरा स्ट्रिप बेच रहा हूँ तो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड कैश फ्लोज, लेकिन अगर मैं उस इंटरेस्ट स्ट्रिप का ही 25% बेच रहा हूँ तो मैं उसको क्या कहूँगा? प्रोपोर्शनेट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड कैश फ्लोज। यहाँ पे मैं प्रिंसिपल स्ट्रिप की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं कह रहा हूँ कि इंटरेस्ट स्ट्रिप का ही 25% बेचा है। सेकंड केस में हमने इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल का 25% बेचा था, यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का 25% हिस्सा बेचा है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनेट SICF। तो एक बात समझ आती है, या तो पूरा बेच दो या तो प्रोपोर्शनेट बेच दो, या तो पूरी तरह से बेच दो या तो आप प्रोपोर्शनेट भी बेच सकते हो। बट इसमें एक मुद्दे की बात ये आती है, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि किसी को कि एक पर्टिकुलर महीने का जो ब्याज मिलेगा वो तेरा? तो ये एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप किसी को कह रहे हो कि ये तो जनवरी मंथ का ब्याज मिलेगा ना, ये ब्याज तेरा। तो इसमें सर ने काफ़ी अच्छा एग्जांपल लिया था। सर को पैसों की ज़रूरत थी तो सर एक प्रीत विहार वाले बच्चे के पास गए और सर ने बोला कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, तू मुझे पैसे दे दे। और सर ने एक लोन दे रखा है शशि को, तो शशि से सर के पास इंटरेस्ट आता है हर महीने। तो सर ने उस बच्चे से पैसे ले लिए और कहा कि अगले महीने, मान लेते अगला महीना जनवरी का है, तो अगले महीने जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज का हक तेरा, वो ब्याज तू रख लियो। तो क्या ये जो एक महीने का सर ने उसको अधिकार दे दिया है तो इसको भी आप ट्रांसफ़र बोलोगे? बिल्कुल भी नहीं, ये ट्रांसफ़र नहीं कहलाएगा। देखो जब आप किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करते हो या तो पूरी तरह से करो या तो प्रोपोर्शनेटली कर दो। या तो सर उसको पूरा का पूरा इंटरेस्ट का ही सारा का सारा अधिकार दे दें, या तो पूरा का पूरा प्रिंसिपल स्ट्रिप का अधिकार दे दें, या तो इंटरेस्ट स्ट्रिप का 25% का अधिकार दे दें, ये भी पॉसिबल है। बट आप ये कहोगे कि ये तीसरे महीने जो ब्याज मिलेगा वो तेरा, या चौथे और पाँचवें महीने, इन 2 महीने में जो ब्याज मिलेगा वो तेरा, ये पॉसिबल नहीं है। एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, आपको इंटरेस्ट मिलता है 10,000 रुपये हर महीना, तो आप ये कह सकते हो कि जो पहले महीने का मुझे ब्याज मिलेगा मैं इसको बेच देता हूँ, या फिर ये जो तीसरे और चौथे महीने का ब्याज मिलेगा मैं इसको बेच देता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप इसे बेच नहीं सकते। तो हो रहा है क्या कि आपने सामने वाली पार्टी से पैसे तो ले लिए, बट इंडिया सेज कि ये ट्रांसफ़र नहीं है, इट इज़ नॉट ट्रांसफ़र। तो ये है क्या? तो ये है आपके लिए FL। आप एक तरह से नया लोन ले रहे हो सामने वाली पार्टी से। तो सिंपल चीज़ थी है, जब भी आप ऐसा कहते हो कि मैं आपको तीसरा या चौथा कैश फ्लो बेच देता हूँ तो ये आपके लिए ट्रांसफ़र नहीं है। अगर ये ट्रांसफ़र नहीं है तो क्या है? हमने पहले भी देखा था कि कोई चीज़ अगर ट्रांसफ़र नहीं है तो आप उसको क्या कहते हो कि ये लोन लिया आपने सामने वाली पार्टी से, और लोन क्या है आपके लिए? फाइनेंशियल लायबिलिटी। आप फाइनेंशियल लायबिलिटी के नाम से उसको आप अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे। वापस आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे जो कि था स्पेशल सिचुएशंस इन डी रिकॉग्निशन। तो इसमें पहला केस क्या आता है? पहला केस आता है रिलेटेड टू ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र में आता है विद रिकोर्स। अब विद रिकोर्स का क्या मतलब होता है? इसकी हिंदी समझ आ जाएगी ना आपको तो सब समझ आ जाएगा। क्या कहते हैं? फाइनेंशियल एसेट दिया और कहा ना मिले तो लौट आना। तो आपने जैसे हमने एग्जांपल भी लिया था कि आपने लोन सामने वाले को ट्रांसफ़र कर दिया, ए ने सी को लोन ट्रांसफ़र कर दिया, बट इस पे अगर वो कह दे कि ये विद रिकोर्स है, मतलब अगर आपको ए सी को बोल दे कि आपको अगर पैसे ना मिले तो आप लौट आना, तो अब इस केस में आप इसको डी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। अब ऐसा क्यों है कि आप इसको क्यों डी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते? आप सोचो, सिंपल सी चीज़ है, आपने अपना रिस्क ट्रांसफ़र नहीं करना। रिस्क तो आपका ही है अभी भी। भाई सामने वाले को पैसा नहीं मिलेगा तो वो तो लौट आएगा आपसे पैसे मांगने के लिए, तो आप अभी उसको FA को हटा थोड़ी ना सकते हो अपनी बुक्स में से। तो अगर B लिमिटेड C लिमिटेड को पैसे ना दे, C लिमिटेड तो आपके पास आ जाएगा पैसे मांगने। तो इस केस में जब लिखा हो विद रिकोर्स, आप इसको डी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। अब एक और केस आता है जब लिखा होता है विदाउट रिकोर्स। अब इसकी हिंदी देखते हैं।
फाइनेंशियल एसेट दिया और कहा ना मिले तो लौट के मत आना, मतलब आपने अपना रिस्क भी ट्रांसफ़र कर दिया उसको। पहले केस में रिस्क आपके पास था, आप इस दूसरे केस में आपने रिस्क भी ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब सामने वाली पार्टी जो सी लिमिटेड है उसको पैसे नहीं मिलेंगे तो वो आपके पास अब नहीं आ सकती। तो इस केस में आप इसको डीरिकॉग्नाइज कर सकते हो, मतलब अपनी बुक में से हटा सकते हो। अब ये पॉइंट जो है वो याद रखने वाले हैं। अब ट्रांसफर की केस में 2 पॉइंट है, विद रिकॉर्स और विदाउट रिकॉर्स। विद रिकॉर्स हो तो आपको डीरिकॉग्नाइज नहीं करना, लेकिन विदाउट रिकॉर्स हो तो डीरिकॉग्नाइज करना है। अब ये याद रखने पड़ेंगे आपको, आगे चल के क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि विद रिकॉर्स है विदाउट रिकॉर्स है। तो विद रिकॉर्स की ट्रीटमेंट भी पता है आपको, विदाउट की ट्रीटमेंट भी पता है। अगर ये सिंपल चीज़ थी, अगर हिंदी समझ आती है तो आपको इसको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं, क्या है ऑप्शन टू रिटर्न। ऑप्शन टू रिटर्न में पहली चीज़ आती है कॉल ऑप्शन। तो ऑप्शन का मतलब तो आपको समझ आता है, बट एक है कॉल ऑप्शन और एक है पुट ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन का मतलब हम पहले भी समझ चुके हैं, फिर भी एक बार बता देता हूँ मैं आपको। तो इसमें हमने एग्जांपल लिया था कॉल ऑप्शन में, जैसे आपके घर में गेस्ट आते हैं तो आपके पापा फ़ोन करके, जो भी नियरेस्ट आपका जनरल स्टोर है उसको फ़ोन करके बोलते हैं कि हाँ भाई घर पे मेहमान आ रहे हैं, फटाफट इतनी चीज़ें भेज दे। तो कॉल करके मंगवाए ना उन्होंने चीज़ें। तो कॉल का मतलब होता है कि आपके पास बाय करने का अधिकार है, मतलब आप मंगवाते हो, बाय करते हो। और पुट ऑप्शन का मतलब इसका अपोजिट होता है, पुट ऑप्शन का मतलब होता है टू सेल। तो अब कॉल ऑप्शन पे आते हैं और नीचे आते हैं, ऑप्शन इन मनी हो सकते हैं तो ऑप्शन आउट मनी हो सकता है। अब ऑप्शन इन मनी का क्या मतलब है, फाइनेंशियल एसेट हम वापस मंगा सकते हैं तथा मंगवाना चाहिए। अब इसमें आप एक एग्जांपल ले सकते हो। इस चीज़ को ऐसे समझते हैं, एक तरफ आप और एक तरफ प्रीत विहार वाला बच्चा है, आपने अपने डेटर्स प्रीत विहार वाले बच्चे को ट्रांसफ़र कर दिए। तो अगर आप ऑप्शन इन मनी की बात करें तो इसमें क्या पढ़ा हमने कि एफए हम वापस मंगवा सकते हैं तथा मंगवाना चाहिए। हम मंगवा सकते हैं क्योंकि हमारे पास अधिकार है, कॉल ऑप्शन हमारे पास है ना, और हमें मंगवाना भी चाहिए। आप ऐसे समझो कि प्रीत विहार वाला जो बच्चा है वो हमारे जो एफए थे वो औने पौने दाम पर ले गया। तो अब हमें लगता है कि यार ये तो बहुत हमें चूना लगा के चला गया, इस काफ़ी सस्ते में हमने इसको बेच दिया। तो आपके पास ऑप्शन इन मनी है। इन मनी है मतलब कि आप एफए हम वापस मंगवा सकते हैं तथा मंगवाने चाहिए। मंगवाने चाहिए क्यों, क्योंकि आपने इसको काफ़ी सस्ते में बेच दिया। तो अगर आप सोचते हो कि ऑप्शन आपके पास मंगवाना चाहते हो और आप मंगवा सकते हो, तो आप इसको डीरिकॉग्नाइज नहीं करेंगे इस केस में, क्योंकि आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पर आप उस चीज़ को वापस ले सकते हो और आप उसको और ले भी लोगे, तो आप इस केस में इसको डीरिकॉग्नाइज नहीं करोगे। और इन मनी का क्या मतलब होता है, आपको पड़ता खाता है। एक दूसरे पे आ जाते हैं, ऑप्शन आउट ऑफ मनी है तो क्या बात होती है, फाइनेंशियल एसेट हम वापस मंगवा सकते हैं पर मंगवाना नहीं चाहते। मंगवा सकते हैं क्यों, क्योंकि ऑप्शन है, बट हम मंगवाना नहीं चाहते क्योंकि हमें उसको अच्छे खासे हमें प्राइस मिल गया उसका, इसलिए हम कहते हैं कि छोड़ो यार इसमें हमें पड़ता नहीं खाता, इसको हम वापस नहीं मंगवाएंगे। तो ऐसे केस में आप इसको डीरिकॉग्नाइज कर देंगे। अब हम पुट ऑप्शन वाला भी केस देख लेते हैं। पुट ऑप्शन में प्रीत विहार वाले बच्चे के पास राइट है कि वो उस फाइनेंशियल एसेट को हमें लौटा सकता है, और अगर वो इन मनी है तो वो वापस करेगा। सिंपल चीज़ है। पुट ऑप्शन की बात करें तो सामने वाली पार्टी के पास राइट है, और सामने वाली पार्टी कौन है, प्रीत विहार। तो प्रीत विहार वाले बच्चे के पास राइट है कि वो एफए को लौटा सकता है और वो लौटाएगा भी, तो वो वापस करेगा। अगर आपको लगता है कि हाँ वो वापस करेगा तो आप उसको डीरिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो सिंपल सी चीज़ है यार, जब लग रहा है कि आपको सामने वाली जो फाइनेंशियल एसेट है आपकी वापस आने वाली है तो आप अपनी बुक्स में से उसको नहीं हटा सकते। लेकिन अगर आपको लगता है कि आउट ऑफ मनी है, प्रीत विहार वाले बच्चे के पास राइट तो है, ऑप्शन तो है, वो वापस कर सकता है आपको, लेकिन वो आउट ऑफ मनी है तो वो वापस नहीं करेगा। तो सिंपल चीज़ है, अगर वो वापस ही नहीं करेगा तो आप उसको आज ही इसको डीरिकॉग्नाइज कर सकते हो, मतलब इस केस में आप इसको ट्रांसफर मान सकते हो। अच्छा, एक चीज़ आती है इसमें, अगर कुछ भी ना गिवन हो तो क्या मानोगे, कॉल ऑप्शन मानोगे या पुट ऑप्शन मानोगे। अगर नथिंग इज गिवन यू कैन एज्यूम कॉल ऑप्शन। एक और चीज़ आती है इसमें, एक इन मनी है एक आउट ऑफ मनी है। अब इन मनी और आउट ऑफ मनी अगर ये भी आप आइडेंटिफाई ना कर पाओ तो क्या ट्रीटमेंट आप करोगे, तो आप इसको डीरिकॉग्नाइज कर दोगे। एग्जाम के लिए यही बेटर है, सर ने सजेस्ट किया था कि आप इसको डीरिकॉग्नाइज कर सकते हो। बाकी जजमेंट का यहाँ पर बात आती है, लेकिन आप एग्जाम के लिए इसको डीरिकॉग्नाइज कर दोगे। अगर आपको नहीं समझ आता कि ये इन मनी है आउट ऑफ मनी है, इसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। एक पॉइंट हो रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है राइट टू रीपरचेज। इसका यहाँ पर नोट लिखा हुआ है तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। रीपरचेज राइट या रीपरचेज एग्रीमेंट्स, रीपरचेज राइट एंड रीपरचेज एग्रीमेंट क्या मतलब होता है इसका। इट मीन्स सिमिलर या सेम एसेट कैन बी रीपरचेज्ड फ्रॉम बायर
बोथ पार्टीज आर बाउंड टू रीपरचेज। यहाँ तो ऑप्शन की बात कर रहे थे ना, बट इस केस में दोनों ही पार्टीज जो है वो बाउंड है रीपरचेज करने के लिए। अब एग्जांपल लेते हैं, इसमें उससे समझ आएगा ये। मान लो प्रीत विहार से बच्चा एक सर के पास आया और उसने बोला सर को कि सर ये शेयर जो आपके पास हैं ये शेयर मुझे दे दो। तो सर ने भी कहा ठीक है, ये तेरे को मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ, बट एक चीज़ है इसमें कि एक रीपरचेज एग्रीमेंट करना पड़ेगा, जिसमें 1 साल बाद सर उस बच्चे से सेम शेयर या उसके सिमिलर शेयर जो है वो खरीद सकते हैं। और ये एग्रीमेंट है, दोनों पार्टीज जो है वो बाउंड है, उनको रीपरचेज तो करना ही पड़ेगा। तो इसमें एक चीज़ क्लियर हुई कि इसको रीपरचेज क्यों कह रहे हैं। रीपरचेज इसलिए जो सर ने शेयर बेचे सर उसी शेयर को या उसके सिमिलर शेयर को वापस खरीद लें, इसलिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट का नाम है वो रीपरचेज है। तो इसके स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, चेक रिटर्न प्राइस, मतलब कितने प्राइस पर रिटर्न होना है, क्या प्राइस है जो रिटर्न होना है। बट इसमें रिटर्न प्राइस में क्या होती है चीज़ कि इफ़ रिटर्न प्राइस, स्टेप 2 है आपका, इफ़ रिटर्न प्राइस इज लिंक टू मार्केट देन इट इज़ ट्रांसफ़र, मतलब आप तब डी रिकग्नाइज कर सकते हो। अब इसको नीचे से देखते हैं कि मान लेते हैं एक्स लिमिटेड के वो शेयर थे, ट्रांसफ़र कर दिए वाई लिमिटेड को। तो अब जो है इस पार्टी के पास 1 साल बाद रीपरचेज एग्रीमेंट के तहत अधिकार है कि 1 साल बाद ये वाई लिमिटेड से यही सेम शेयर, एक्स लिमिटेड के शेयर या इसके सिमिलर शेयर वो खरीद सकती है एट मार्केट प्राइस। तो इसमें बात आती है कि जो रिटर्न प्राइस है इसका, जो रिटर्न प्राइस किसके रिलेटेड है, मार्केट से रिलेटेड है। अगर रिटर्न प्राइस मार्केट से रिलेटेड है, मार्केट प्राइस से रिलेटेड है, तो आप इसको डी रिकॉग्नाइज कर सकते हो। वैसे देखा जाए कौन सी बड़ी बात है, 1 साल बाद ये मार्केट प्राइस के हिसाब से वाई लिमिटेड से अगर ये वाली पार्टी शेयर खरीद रही है, वाई लिमिटेड से क्या कहीं से भी खरीदे उसको वही प्राइस मिलेगा। बट ये ट्रांजैक्शन अलग है, ये ट्रांजैक्शन अलग है। यहाँ पर ये ट्रांसफर कर रहा है अपने फाइनेंशियल एसेट को, क्या है इसके फाइनेंशियल एसेट, एक्स लिमिटेड के जो शेयर है इसने ये ट्रांसफर कर दिए, और यहाँ पर ये 1 साल बाद वाई लिमिटेड से यही वाला शेयर है, इसके सिमिलर शेयर जो है वो खरीद रहे हैं। तो सिंपल चीज़ है, अगर ये ट्रांजैक्शन अलग है और ये ट्रांजैक्शन अलग है, यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है और यहाँ पर 1 साल बाद ये मार्केट प्राइस पर इससे रीपरचेज कर रहे हैं। और ये जो दूसरे वाली ट्रांजैक्शन है मार्केट प्राइस से रिलेटेड है, मार्केट प्राइस के हिसाब से आप रीपरचेज करोगे, तो आप इसको कह सकते हो आप डी रिकॉग्नाइज करना अलाउड है, तो मतलब आप अपने फाइनेंशियल एसेट को अपनी बुक्स में से हटा सकते हो। वैसे यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं रीपरचेज एग्रीमेंट की, मतलब अगर दो पार्टी के बीच में रीपरचेज एग्रीमेंट है भी तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को सेल तो करा ही है ना, 1 साल बाद वो उस पार्टी से वापस ही खरीद रहा है, लेकिन उस पार्टी से क्या दुनिया में से किसी से भी खरीदेगा वो तो मार्केट प्राइस पे खरीद रहा है ना, तो जो उसने ट्रांसफर करा वो सेल ही मानी जाएगी। जब वो खरीद रहा है तो मार्केट प्राइस के हिसाब से खरीद रहा है, उससे क्या किसी से भी खरीदेगा तो प्राइस तो उसके लिए सेम ही पड़ेगा ना। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन यहाँ पर इसको कह रहे हैं कि ये जो ट्रांसफर करा है ना ये सेल ही है, तो ये ट्रांसफर अगर सेल है तो आप इसको डी रिकॉग्नाइज कर सकते हो। अब इसमें एक और केस आता है, वो दूसरा केस क्या है कि यहाँ पर अगर ये मार्केट प्राइस से रिलेटेड ना हो, जो रीपरचेज है वो मार्केट प्राइस से रिलेटेड ना हो, बट ये डिफाइंड हो कि ये इतने रुपए में खरीदेगा 1 साल बाद। अगर ऐसा केस आता है आपके पास कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को फाइनेंशियल एसेट ट्रांसफर करी है, शेयर मान लेते हैं शेयर ट्रांसफर करे हैं, और 1 साल बाद एक पर्टिकुलर अमाउंट दे के, अमाउंट जो है वो डिफाइंड है, मार्केट प्राइस से रिलेटेड नहीं है, अमाउंट यहाँ पर डिफाइंड है, वो पर्टिकुलर प्राइस दे के आप सामने वाली पार्टी से आप शेयर वाले या उसके सिमिलर शेयर ले लोगे, तो इस केस में आप इसको डी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। यहाँ पर ये ट्रांसफर ही नहीं है पहली चीज़ तो, और दूसरी चीज़ आपके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है। अगर हम सच की बात करें तो रियल में आपने लोन लिया हुआ है शेयर को गिरवी रखवा के, रियल में तो शेयर बिके ही नहीं है, आपने तो सिर्फ शेयर को एक तरह से गिरवी रखवाया है। एक्चुअल रियल ट्रांजैक्शन देखें तो आपने इन शेयर को गिरवी रखवाया हुआ है और बदले में आपको पैसे मिले हैं। तो जो पैसे मिले हैं आपको वो आपके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है। इस केस में आप फाइनेंशियल एसेट जो है आपकी वो जैसी थी वैसी बनी रहेगी, क्योंकि आपने जस्ट एज इन गिरवी रखवाया हुआ है उसको। फाइनेंशियल एसेट को डी रिकॉग्नाइज नहीं करना है, और जो आपको पैसे मिले हैं उसको आप फाइनेंशियल लायबिलिटी में दिखाओगे। तो यहीं समाप्त करते हैं आज की क्लास को। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।